तो कैसे हैं आप सभी। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जो ज्योग्राफी का क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और ये क्लास 10th की वीडियो होने वाली है, चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, तो रिसोर्स क्या होता है तो देखते हैं क्या है। रिसोर्स इज डिफाइंड as anything in our environment that can satisfy our needs provide it meet three criteria key criteria। तो यहाँ जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट, सेटिस्फाई आवर नीड और मीट 3 क्राइटेरिया। कहने का मतलब है रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, जो भी इन्वायरमेंट आप देख रहे हो कुछ भी हो सकता है, बट वो आपके सेटिस्फाई करे उस नीड को। कोई नीड आपकी हो जिसको सेटिस्फाई करता हुआ हो तो रिसोर्स हो जाएगा। और उसमें 3 की क्राइटेरिया होने चाहिए, 3 चीज़ें होनी चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या हैं ये देखिए। टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, कि वो हर किसी के रीचेबल हो, ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो हर कोई उसे रीच कर पाए, पहुंच सके। इकोनॉमी फिजिबल, यानी इसका जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो यूटिलाइज हो, उसका कॉस्ट हो, और कॉस्ट में भी ऐसा कॉस्ट हो जो सब उसे दे सके, पे कर सके। और कल्चरल एक्सेप्टेबल, यानी कल्चरल नॉर्म जो है, वैल्यू जो है उसको एक्सेप्ट करता हुआ, यानी कल्चर उसे एक्सेप्ट करे तब जाकर वो बनता है रिसोर्स। ठीक है, और आगे यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि अगर मैं किसी रिसोर्स को चेंज करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, तो मुझे एक रिलेशन को समझना पड़ेगा जो कि नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर को बदल दिया है। क्या आप ये बात से एग्री हो? कैसे? पहले इंसान एक जगह से दूसरी जगह बहुत दिन हो जाते थे, साल हो जाते थे, करीब बहुत साल हो जाते थे, तब जाकर पहुंचता था। बट आज के टाइम में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने नेचर को मॉडिफाई कर दिया और हम विद इन 17 आवर्स पूरे पृथ्वी का गोल चक्कर लगा सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स होता है, कैसे रिसोर्सों को बदला जा सकता है। ठीक है, पीपल जो होता है वो इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ टेक्नोलॉजी की मदद से, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, रिसोर्स डिपेंड होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर। पीपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसोर्सेज के मतलब रिसोर्सेज को बनाने के लिए। दे चेंज मटेरियल फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। वो क्या करता है, वो इन्वायरमेंट में से रिसोर्सेज को बदलता है और उसको इस्तेमाल में लाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, और अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की, कि रिसोर्स को कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा रिसोर्स जो होते हैं एक नेचुरल होता है और एक ह्यूमन मेड होता है। एक बाय नेचर होता है और एक ह्यूमन बनाता है। जो बाय नेचर होता है, इसको मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली कुछ इशू है, मुझे देख लग रहा है इसमें। खैर आप थोड़ा देखिए इसे, कि जो नेचुरल रिसोर्स होता है, जो नेचुरल होता है वो रिन्यूएबल होता है और एक नॉन रिन्यूएबल होता है। ठीक है, रिन्यूएबल का मतलब होता है, अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो कंटिन्यूसली रिन्यू होते रह रहे हैं, बार बार दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से होकर गुजर रहे हैं, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल होता है उनको रिसाइकिल करना और बहुत टाइम लेते हैं लोग। ठीक है, और आगे ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्वांटिटी क्वालिटी के ऊपर भी देखा जाता है रिसोर्सेज को। तो चलो एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, इसको मैं छोटा करता हूँ ज़रा, 190 180, आई थिंक 180 ही था। ठीक है, लेट मी चेक। ना ना ना, ऐसे नहीं था, 180 100 शायद नहीं, ये नहीं था, ये था एग्जैक्टली, ये था। ठीक है, तो अब हम क्लासिफिकेशन को समझने के बाद अब हम यहाँ पे रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं एक्चुअल में, और जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और इसको मैं कहाँ लगाऊँ, यहीं लगा देता हूँ पहले। ठीक है,
तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई कर रहे थे और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो ओरिजिन के बेसिस पे आप देखोगे कि बायोटिक और अबायोटिक दो फैक्टर होते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है आज की क्लास में। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्स जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं, जिनमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा फ्योना। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट और फोना का मतलब होता है एनिमल, फिशरीज और लाइफ स्टॉक। ये बायोस्फीयर से प्राप्त होते हैं और इसमें लाइफ होती है, इसलिए से बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। अबायोटिक रिसोर्स का मतलब इसका उल्टा कर दो कि ऐसे रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज होते हैं, बनते हैं, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उसे अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे रॉक हो गया, आपका मेटल हो गया, ये क्या हो गया? अबायोटिक रिसोर्स हो गया। अभी तो ओरिजिन के बेसिस पे हो गया। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि कैसे वो खत्म होते हैं, कैसे उनका एंड होता है, एग्जॉस्ट कैसे होते हैं, है ना। तो एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स। ये ऐसे रिसोर्स है जो रिन्यू होते रहते हैं, रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। फिजिकली भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल प्रोसेस भी हो सकता है, जो बार बार रिन्यू हो जाए, रिप्रोड्यूस हो जाए, ऐसे को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है, इनको रिन्यू होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। रॉ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रॉ रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे रिसोर्स जो कि कंज्यूम होते हैं एक बार, उसके बाद उनको रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा मतलब मशक्क़त होती है, यानी बहुत टाइम लगता है उनको रिसोर्स बनने में। टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, सैकड़ों साल लगता है उन्हें बनने में। ठीक है, और याद रखना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रिसाइकल होते हैं, जैसे सच एस मेटल एंड नॉन रिसाइकलेबल। ठीक है, तो दोनों होते हैं, ठीक है, याद रखना। और एग्जांपल में अगर आप बात करोगे नॉन रिन्यूएबल की, तो बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं। ओनरशिप के बेसिस पर कितने बांटा गया है? एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो किसी प्राइवेट व्यक्ति इंडिविजुअल ने ओन किया रखा है। एक होता है कम्युनिटी ओन रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो किसी कम्युनिटी के मेंबर ने ओन कर रखा है। इंडिविजुअल में एक इंसान की बात होगी, कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पर्सन की बात होगी। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो ये बोलना चाहती है, हाँ, तो हमने पढ़ लिया कि एक कम्युनिटी और एक इंडिविजुअल। देन एक होता है नेशनल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो किसी नेशन को बिलोंग करते हैं। वो सारे रिसोर्स टेक्निकली एक नेशन के होते हैं, उसे नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? ऐसे रिसोर्स जो कि 200 किलोमीटर बाहर है किसी भी देश के ओशियन से, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के। ठीक है, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की। इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये इंडिया है, लेट सपोज मैं इंडिया ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो कोई भी हंसेगा नहीं, क्योंकि इस पर ड्रॉ करना मुश्किल होता है। ये आ गया हमारे पास, ये ऐसे इंडिया होगा। ठीक है, तो इंडिया के ओशियन से 200 किलोमीटर दूर, मान लो ये एरिया जो मैं बना रहा हूँ ये 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो जो 200 किलोमीटर के अंदर का एरिया है, जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ 200 किलोमीटर के अंदर का एरिया, ये सब क्या होगा? ये सब जो भी रिसोर्स है ये इंडिया को डिनोट करेंगे, ये इंडिया का है। लेकिन 200 किलोमीटर से दूर जैसे ही आया वैसे ही इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये समझना है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट कौन कौन से रिसोर्स होते हैं? एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स। ये क्या होता है? ये किसी रीजन में पाया तो जाता है लेकिन यूज नहीं हुआ है अभी, नॉट येट यूज, अभी यूज नहीं हुआ है, पा गए हैं हम, यूज नहीं हुआ है उसका। डेवलप रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे रिसोर्स, एक बार साफ कर दो इसकी जरा, ऐसे रिसोर्स जो कि जिनकी क्वालिटी एसेस कर चुके, क्वांटिटी के लिए रेडी है यूज के लिए। ठीक है, यानी कि डेवलप हो चुके पूरी तरीके से। ठीक है, जिसके ऐसे रिसोर्स जिनको एसेस किया गया, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी को देखकर और रेडी है यूज़ करने के लिए, उन्हें डेवलपमेंट रिसोर्स कहते हैं। यहाँ पे हमने उसे यूज़ नहीं किया होता पोटेंशियल रिसोर्स में। स्टॉक रिसोर्स क्या होता है? ऐसे रिसोर्स जिनको आइडेंटिफाई किया गया है बट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की बात आती है, इसमें टेक्नोलॉजी हमारे पास होती नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, स्टॉक के लिए रख लेते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया है स्टॉक वाले में, और क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं इसलिए हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व में क्या होता है? ऐसे रिसोर्स जिसको एसेस किया गया है और यूज़ किया गया करंट टेक्नोलॉजी के लिए, यूज्ड विद करंट टेक्नोलॉजी,
बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन येट स्टार्टेड, उसका यूज़ अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें एसेस वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, करंट टेक्नोलॉजी से यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन उसका यूज़ अभी एक्चुअली में स्टार्ट नहीं हुआ है बड़े लेवल पे। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, कि रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। देखो, एक बात तो आप जानते हो कि रिसोर्स वाइटल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ये माना जाता है कि रिसोर्स फ्री है, गिफ्ट है, नेचर के गोड, नेचर गिफ्ट करता है हमें। ह्यूमन बीइंग जो है वो इनडिस्क्रिमिनेटली तरीके से इसका यूज़ कर रहा है, यानी अपने फ़ायदे के लिए वो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ किया जा रहा है इसका। इससे मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे रिसोर्स का डिप्लीशन हो सकता है, क्योंकि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। इसमें ग्रीड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपनी लालच के लिए पूरे रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल किए जा रहा है, अपने लालच के लिए खाली। और वो कौन है? फ्यू इंडिविजुअल है, कुछ ही इंडिविजुअल हैं, 1% ही हैं जो ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, 1% बोलिए, ठीक है। आगे आगे हमारा टॉपिक कह रहा है, ठीक है। हाँ, आगे कह रहा है कि बी और बी पार्ट का मतलब बी पॉइंट क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड डिवाइड सोशल सोसाइटी टू रिच एंड पुअर। अब किसी के पास रिसोर्स ज़्यादा है, किसी के पास है ही नहीं, इससे रिच और पुअर सेक्शन बन रहे हैं सोसाइटी में। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। अब जैसे रिसोर्सेज अलग अलग हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कभी कभार देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन मिल रहा है, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन मिल रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ का मतलब होता है कि रिसोर्स अच्छी तरीके से नहीं किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से रिसोर्स का एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना, कोई फ्रूटफुल यूज़ नहीं हो रहा है। मुझे 2 पेड़ की ज़रूरत है, मैंने 10 पेड़ काट लिया, क्यों भाई? मुझे तो 2 की ज़रूरत थी ना। तो इसे बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, ओजोन लेयर हो रहा है, जो मैंने आपको बताया अभी। फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बीन एसेंशियल। अगर आप चाहते हो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, ग्लोबल पीस बना रहे, तो याद रखना इक्विटेबल यानी इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बहुत ज़रूरी है, कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली रूप से हो। रिसोर्स को जुडिशरी रूप से यूज़ करने के लिए हमने कई सारे मेथड को अडॉप्ट किया, जिनमें से एक है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे बताता हूँ क्या होता है। हाँ, तो हम आगे बात कर रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि डेवलपमेंट हो लेकिन आप विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट को डैमेज मत करो। डेवलपमेंट ऐसा हो, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो आप प्रेजेंट में डेवलपमेंट कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दो फ्यूचर जनरेशन की नीड को। यानी कि जो रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो बचा के रखो फ्यूचर के लिए भी। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और इसी को देखते हुए रियो डी जनेरो में एक अर्थ समिट हुआ था। रियो डी जनेरो आपको पता होगा, ब्राज़ील में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। बात करते हैं इसके बारे में। ये हुआ था 1992 में, ठीक है, जून 1992 में रियो डी जनेरो ब्राज़ील में जो जगह है, वहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंटल सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस पे डिस्कस करने के लिए मीटिंग बैठाई गई थी। इसमें जो मीटिंग के मेंबर्स थे, उन्होंने अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। और ये जो पूरा अर्थ समिट है, ये सपोर्ट करता है ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को, कि फॉरेस्ट को बचाने की ज़रूरत, उसमें कुछ प्रिंसिपल उनके थे। किसी दिन मैं रियो डी जनेरो पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप उसे देख लेना। एजेंडा 21 का मतलब क्या होता है कि ये अप्रूव हुआ था यहीं पे अर्थ समिट में ही अप्रूव हुआ था, ये जाकर 1992 अर्थ समिट में अप्रूव हुआ था। ये बात करता है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कैसे क्या क्या चैलेंजेस हैं ग्लोबली जिसको हम डेवलपमेंट के कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसका एम था कि आप अचीव करो वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे? इसमें 21 एजेंडा को डिस्कस किया गया था, 21 की गोल को डिस्कस किया गया था, जो कि लोकल गवर्नमेंट से लेकर, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट क्रिएट अपने कोई भी लोकल इशू जो है एजेंडा 21 में डाल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट। बाकी मेजर जो गवर्नमेंट है उसको यही बात माननी पड़ेगी जो यहाँ पे एजेंडा में लिखा हुआ था।
नेक्स्ट है कि रिसोर्स प्लानिंग। अब देखो, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको अगर बचाना चाहते हैं तो उसमें प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरीके से रिसोर्स की प्लानिंग एसेंशियल है, क्योंकि अगर मैं रिसोर्स को एफिशिएंटली और सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। इंडिया एक डाइवर्स रीजन है, ये सबको पता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज हैं। कुछ जो एरिया है वो रिच हैं और कुछ में लैकिंग होती है, यानी लैकिंग मतलब कमी होती है। कुछ रिसोर्सेज, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स हैं और कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैकिंग हो रही है रिसोर्सेज की। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को आप ले लो। ये क्या है? ये रिच है मिनरल और कोल में, बाकी एरिया के कंपेरिजन में ये ज़्यादा रिच है। अरुणाचल प्रदेश को आप ले लो, वहाँ पे वाटर रिसोर्स का अमेंडेंस है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अंडर डेवलप है इंफ्रास्ट्रक्चर उसका। वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर डेवलप है, बहुत कमज़ोर है। राजस्थान में भी देख लो, सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है लेकिन वाटर के मामले में वो स्कैर्स रिसोर्स है। लद्दाख को आप ले लो, कल्चरली रिच है लेकिन उसमें वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मिनरल्स की कमी है। तो इसीलिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर कौन से रिसोर्स कहाँ नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है रिसोर्स में। अब वो नेशन, स्टेट, रीजन, लोकल, इन सभी डिस्पैरिटी, इन सभी कमियों को वो दूर करता है जब आप प्लानिंग करते हो, एक बैलेंस रिसोर्स बनाते हो। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे हो रही है, इंडिया के कंटेक्स्ट में रिसोर्स प्लानिंग कैसे है। तो एक डिटेल प्रोसेस है, ये एक डिटेल प्रोसेस है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो और लिस्ट बनाते हो रिसोर्सेज की जो अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। सबसे पहला यही काम करते हो आप कि भारत में अगर रिसोर्सेज प्लानिंग देखनी है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, लिस्ट बनाओ रिसोर्स की, अलग अलग जो डिफरेंट रीजन है वहाँ की। ठीक है, सर्वे करो, सर्वे करके जानो, मैपिंग करो, एक्सेस करो कि क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है रिसोर्स की। सबसे पहला ये स्टेप है। ठीक है, उसके बाद आप इस्टेब्लिश करो एक प्लानिंग सिस्टम। ठीक है, और एम्प्लॉय करो सुटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल, ऑर्गेनाइजेशन जो रिसोर्स को डेवलप कर सके। ठीक है, ये करो आप। इंश्योर करो कि ये जो रिसोर्स है उनका डेवलपमेंट प्लान वो अलाइन हो, ठीक है, ब्रॉडर नेशनल डेवलपमेंट गोल के लिए, कि या जो प्लानिंग कर रहे हो ना इससे नेशनल डेवलपमेंट का गोल हो, मतलब नेशनल डेवलप हो, नेशन डेवलप हो एक तरीके से। नेक्स्ट ये आ गया। ठीक है, तो सिंपली हैविंग रिसोर्स इज नॉट इनफ, वी नीड टू टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस टू डेवलप। यानी सिंपली आपके पास रिसोर्स होने से कुछ नहीं होगा। जैसे आपके सामने थाली में खाना पड़ा हुआ है तो क्या आप उससे खा पा रहे हो? नहीं, आपको खुद जाकर एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। सेम ऐसे रिसोर्स होने से कुछ नहीं होता। जब तक आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस नहीं है, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। Many resource-rich regions are economically weaker. Historically, exploitation of this region shows need for technology and institution. अब यहाँ वही बता रखा है कि कई सारे हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, कई सारे ऐसे रीजन देखे हैं जो इकोनॉमिकली रिच हैं, मतलब रिसोर्सेज में रिच है वो रीजन, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। उनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर बैकवर्ड में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ का एग्जांपल ले सकते हो। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे रिसोर्स हैं बट अगर कंपेयर करोगे बाकी के स्टेट से तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इनका एक्सप्लोटेशन भी होता है, ऐसा देखा गया हिस्ट्री में कि इनका एक्सप्लोटेशन होता है, इसकी वजह से उनमें टेक्नोलॉजी या फिर इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ नहीं हो पाती है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने फोकस किया रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर ताकि वो बैलेंस डेवलपमेंट गोल, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी को ला सके, ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर कर सके और हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस कर सके। जो भी चीज़ उसने एक्सप्लोटेशन को फील किया है वो दूसरे स्टेट ना फील कर पाए। रिसोर्स प्लानिंग फोकस तब से थी जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था। और रिसोर्स अलोन डू नॉट गारंटी डेवलपमेंट, रिसोर्स अकेले डेवलपमेंट नहीं ला सकते, उसमें टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का की रोल होता है। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज को कंजर्वेशन बचा कैसे सकते हैं। रिसोर्स आपको पता है एसेंशियल होते हैं, कुछ भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इरेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कॉज कर सकता है सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इशू। इरेशनल कंजम्पशन मतलब
कि बेहुदा कोई लॉजिक नहीं है उस कंजम्पशन को, लेकिन आप किए जा रहे हो, तो इससे करने से रोको। ओवर यूटिलाइजेशन, हद से ज़्यादा कर रहे हो, आपको 2 पेड़ चाहिए पेपर बनाने के लिए, आप 10 पेड़ काट रहे हो, तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। इससे क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक और जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। रिसोर्स कंजर्वेशन वेरियस लेवल पे क्रूशियल होता है, ठीक है। जैसे हिस्टोरिकल कंसर्न होते हैं कि पास्ट के लीडर जैसे गांधी जी हो गए, उन्होंने हाईलाइट किया था कि इम्पोर्टेंस कितना है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया कोट है गांधी जी का कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड, कि सबकी ज़रूरत के लिए यहाँ बहुत है, बट नॉट फॉर ग्रीड, यानी किसी के लालच के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि गांधी जी कहते हैं कि सबकी नीड के लिए, सबकी ज़रूरत के लिए यहाँ पर सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन अगर वही इंसान लालची हो जाए, ग्रीड हो जाए, तो उसके लिए नहीं पर्याप्त है। सो ग्रीड एंड एक्सप्लॉयटेटिव टेक्नोलॉजी एज अ मेजर कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन, यानी वो कहते हैं कि रिसोर्स की कमी होने का मेन कारण क्या है कि ये जो ग्रीड है, ये जो लालच है, और ये जो टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉयटेशन है, ये है असली जड़ जो कि रिसोर्स को डिप्लॉयड कर रही है, यानी डिप्लीट कर रही है। ही एडवोकेट प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी मासेस के द्वारा प्रोडक्शन हो, यानी पीपल जाए और मासेस का मतलब प्रोडक्शन, बेसिकली मासेस जो है प्रोडक्शन करे रिसोर्सेज का। अब बात करते हैं हम अपने लैंड रिसोर्स की, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गया, ठीक है, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे कह रहा है कि लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, इसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस है, और ये सपोर्ट करता है वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को। लैंड के ये सारे यूजेस हैं। लेकिन हाउएवर लैंड इज लिमिटेड रिसोर्स, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो हमें केयरफुली होकर इसके प्लानिंग में एसेंशियल रोल निभाना होगा। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से कि प्लेटू कितने रीजन है, प्लेटू 27%, प्लेन्स कितना है 43 है, और माउंटेन्स कितना है 30 है। तो यहाँ पे आप एक बात समझो कि प्लेन ज़्यादा है, उसके बाद माउंटेन ज़्यादा है, फिर प्लेटू ज़्यादा है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है, ठीक है, प्लेन प्लेटू वगैरह, तो आप इसे, वैसे 9th क्लास की वीडियो मैंने डाली है, तो उसमें आप देख सकते हो कि इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है। वैसे अभी बता देता हूँ, प्लेन्स मतलब एकदम सपाट जमीन, इस तरीके से प्लेन, सॉरी ये क्या ले लिया, प्लेन मतलब सपाट जमीन, प्लेट्यू मतलब थोड़ा सा उठा हुआ, इस प्लेन के कंपेरिजन में थोड़ा उठा हुआ, और माउंटेन तो आप जानते ही हो, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। लैंड रिसोर्स को आप बहुत सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे लैंड यूटिलाइजेशन में आ जाता है कि कुछ फॉलोइंग पर्पस होते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के, तो उसको समझते जरा क्या है। पहले फॉरेस्ट, लैंड को आप यूटिलाइज फॉरेस्ट के लिए भी करते हो, ठीक है, फॉरेस्ट के लिए भी करते हो लैंड का यूटिलाइजेशन। लार्ज एरिया ऑफ लैंड सेट असाइड एज फॉरेस्ट, बड़े बड़े एरियाज जो हैं फॉरेस्ट के रूप में रखे जाते हैं, अलग साइड कर दिए जाते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ऐसे लैंड इंक्लूड करते हैं बैरल लैंड, वेस्ट लैंड, लैंड जो कि बिल्डिंग, रोड और फैक्ट्री बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें आप समझ सकते हो यहाँ से, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं और समझते हैं कि अदर कल्टिवेटेड लैंड क्या होता है। इनमें से फैलो लैंड को अलग किया जाता है। अभी बताऊंगा फैलो लैंड क्या होगा, यहाँ पे नीचे है कि दिस कंसिस्ट परमानेंट पैस्चर। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता, जहाँ पे खेती नहीं होती है, वो होते हैं पैस्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड, ऐसे लैंड जो अलग ट्री क्रॉपिंग या ग्रुप्स को उगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा कल्चरेबल वेस्टलैंड होते हैं, ठीक है, ऐसे जो कि अनकल्टिवेटेड है, उन्हें खेती नहीं की गई है लास्ट 5 ईयर्स से, तो उसे बोलते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। करंट फैलो क्या होता है, लैंड डेट हैड नॉट बीन कल्टिवेटेड अप टू 1 ईयर, 1 साल से उसका कल्टिवेशन नहीं हुआ, उसे करंट फैलो लैंड बोलते हैं। अदर देन करंट फैलो क्या होता है, ऐसे लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड है 1 से 5 साल के बीच में। नेट सोन एरिया क्या होता है, ये रेफर करता है लैंड जहाँ पर क्रॉप को सो किया गया और हार्वेस्ट किया गया, याद रखना। जहाँ पे क्रॉप को सो किया जाता है यानी
कुछ उगाने के और फिर कटाई की जाती है, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? ये एक्चुअली में होता है टोटल सोन एरिया, यानी जहाँ पे सो किया गया है सीड्स को, इंक्लूडिंग एरिया डेट आर सोन मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा जो सो किया गया एरिया है प्लस में नेट सोन एरिया, उसको कहते हैं ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया, यानी इसको भी मिलाया जाता है और प्लस में 1 साल से ज़्यादा वंस इन 1 ईयर में जो सो किया गया है, ठीक है, उसको कंबाइन किया जाता है और नेट सोन एरिया को कंबाइन किया जाता है, तब जाकर आपको मिलता है ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक, ना समझ आया हो पीछे रिमाइंड करके देख लो, ठीक है, अच्छे समझ आ जाएगा आपको, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। अब हम पढ़ते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड का पैटर्न क्या है, कैसे यूज़ होते हैं लैंड, ठीक है, और उसके पैटर्न को हम यहाँ समझते हैं। यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि लैंड के यूज़ को हम डिटरमाइन कर सकें। जैसे एक फिजिकल फैक्टर होता है, टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल टाइप हो गया, और एक ह्यूमन फैक्टर होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना रह रही है वहाँ पे, टेक्नोलॉजी क्या है, कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है वहाँ का। तो एक फिजिकल फैक्टर होता है जो कि लैंड यूज़ पैटर्न को बताता है, एक ह्यूमन फैक्टर होता है। और जोग्राफिकल अगर ओवरव्यू मैं आपको करूँ तो इंडिया के पास जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो ये है कि अवेलेबल हमारे पास ओनली 93% ऑफ दिस एरिया। इस एरिया का 93% ही हमारे पास लैंड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एज मैनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम नॉट फुली रिपोर्टेड देयर डाटा, यानी असम को अगर छोड़ दिया जाए तो और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पास हमारे पास डाटा है, लेकिन असम का जो डाटा है वो फुली हमारे पास रिपोर्टेड नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हमारे पास यहाँ पे कंटेंट है। हाँ, एडिशनली अगर हम और देखें तो सर्टन रीजन जो जम्मू एंड कश्मीर में हम देखते हैं, पाकिस्तान, चीन, वो अनसर्वे है क्योंकि क्रूशियल है वो थोड़ा सा ना। पाकिस्तान कुछ अपना पार्ट कहता है जो कि नहीं है उसका पार्ट, चीन अक्साई चीन को कहता है जो कि नहीं है उसका पार्ट, तो उसको अभी अनसर्टन रखा गया है, सर्टन रीजन, ठीक है, अनसर्वे है वो। एरिया परमानेंट पैस्चर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये कंसर्न है हमारे लिए कि हम जो अपने कैटल है उनके फीड कैसे करेंगे जब परमानेंट पैस्चर यानी कि चरने की जो जगह है वो डिक्रीज़ हो गई है। मोस्टली लैंड जो क्लासीफाई किया गया वो करंट फैलो लैंड है और उसकी लो क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो कल्टीवेशन करने के लिए, क्योंकि उसमें पहले सबसे ज़्यादा तो आपको क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा तब आप उसमें कल्टीवेशन करोगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। इफ़ दीज लैंड आर इंक्लूडेड, अगर उन लैंड को इंक्लूड कर दिया जाए तो नेट सोन एरिया जो है वो इंडिया का 54% हो जाएगा टोटल। अगर इन सभी लैंड को इसमें ऐड किया जाए, इंक्लूड किया जाए, तो नेट सोन एरिया जो हमारा है वो 54% हो जाएगा टोटल, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो वे लिखा है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को। लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है कि जब लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाए, तो लैंड डिग्रेडेशन हम पढ़ रहे थे ना, तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि लैंड जब डिग्रेड हो जाए यानी लैंड की क्वालिटी में कमी आ जाए, है ना, तो कैसे क्या क्या मेथड हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे हम बचा सकते हैं। तो अगर मैं इसको जूम कर सकता हूँ तो थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। एक मिनट, मैं इसको हटा ही देता हूँ इस पूरी स्लाइड को, एक मिनट। हाँ, और हम नीचे देखते हैं ज़रा, हाँ ये रहा, ठीक है। तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। सबसे पहले आप फॉरेस्टेशन कर देते हैं, यानी पेड़ लगा देते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए, जो इंडस्ट्री के वेस्ट वगैरह है उनका प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए, मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। जो ग्रेजिंग लैंड है उनका मैनेजमेंट होना चाहिए। ये शीटर बेल्ट नहीं, सॉरी शेल्टर बेल्ट है, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, इसको शेल्टर बेल्ट कर देना। मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। इसको एक्चुअली में आपको लिखना है शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट, एक मिनट, बेल्ट, ठीक है। देखूँ अगर बड़ा हो सके तो, नहीं हो पा रहा, कोई नहीं, अरे एक मिनट। तो ये है बेसिकली शेल्टर बेल्ट, ठीक है, याद रखना इसको, इसे शेल्टर बेल्ट बोलेंगे, ठीक है। ये शेल्टर बेल्ट है, ठीक। आगे बात करते हैं, और शेल्टर बेल्ट के बाद हमें ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना होगा, हमें सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करना होगा। सैंड ड्यून क्या है अगर आपको जानना है तो क्लास 7 की प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक है। आपको माइनिंग एक्टिविटी पे कंट्रोल करना होगा, आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा वेस्ट लैंड के ऊपर। तो ये कुछ कारण है, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट जो आखिरी टॉपिक हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ लेते हैं। तो सॉइल एज अ रिसोर्स में ये है कि सॉइल एक रिसोर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट रिसोर्स है, ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये मीडियम है जिससे प्लांट ग्रो कर पाते हैं, सपोर्ट कर पाते हैं अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर, कुछ ऐसे कारण जो कि रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के बनने के। देखो सॉइल को लगता है मिलियन ऑफ ईयर बनने में, कुछ फ्यू सेंटीमीटर ही बन पाती है सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर के बाद भी। तो यानी समझो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड है कि अगर कोई सॉइल आसानी से बन पाए, बहुत इजी नहीं है। तो क्या फैक्टर होते हैं, कुछ रिलीफ, कुछ पेरेंट रॉक होती है, कुछ क्लाइमेट होता है, कुछ वेजिटेशन होता है, और कुछ समय भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सॉइल को बनने में। यानी सॉइल को बनने में आपको पर्वत, रिलीफ या फिर पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और समय, ये सब चीज़ें चाहिए ताकि हम सॉइल को बना सकें अच्छे से। हम नहीं, बाय नेचर। टेम्परेचर जब बदल जाता है, हवा और पानी, विंड का मूवमेंट होने लगता है, ग्लेशियर भी हेल्प करता है जिससे सॉइल बनता है। केमिकली और ऑर्गेनिक चेंज भी होता है जो हेल्प करता है सॉइल के डेवलपमेंट में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिलीफ का मतलब होता है पहाड़, पठार, प्लेन्स, है ना, ये सब रिलीफ होती हैं। स्ट्रक्चर, लैंडफॉर्म, ठीक है। पेरेंट रॉक का मतलब क्या होता है, वह रॉक जो बहुत ही शुरुआत में बनी थी और उसको तोड़कर फिर चूरे बने, ग्रेन्स बने और उससे फिर सॉइल बनी थी। ठीक है, बाकी वेजिटेशन मतलब क्या होता है, प्लांट जानते हो आप, और समय भी सब जानते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने वहाँ तक अपना पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम ये जो हमारा टॉपिक है जिसको हम बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इसको हम एनसीईआरटी से पढ़ने वाले डायरेक्ट। ठीक है, तो इंडिया के अंदर एक मिनट, ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीफ हम देखते हैं, लैंडफॉर्म देखते हैं, क्लाइमेट अलग अलग है, वेजिटेशन अलग अलग है, और यही जो है अलग अलग टाइप की सॉइल बनाती है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। ये वाइडली स्प्रेड, यानी बहुत ज़्यादा भारत में यही पाया जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये पूरे नॉर्थ प्लेन में पाया जाता है एलुवियल सॉइल। ये डिपॉजिट किया जाता है 3 इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है, जैसे इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। ये एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करते हैं। इस सॉइल का जो एक्सटेंट है, जो दूरी है, राजस्थान से लेके गुजरात पर एक नैरो कॉरिडोर है, वहाँ तक फैला हुआ है, मतलब वहाँ भी फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, यहाँ भी फैला हुआ है। एलुवियल जो सॉइल है वो फाउंड होती है ईस्टर्न कोस्ट पर भी पाई जाती है, ईस्टर्न कोस्ट पे भी पाई जाती है। पर्टिकुलरली कहाँ, डेल्टा महानदी के डेल्टा पे, गोदावरी के डेल्टा पे, कृष्णा कावेरी रिवर के डेल्टा पे पाया जाता है। जो एलुवियल सॉइल होता है वो बहुत सारे अलग अलग सैंड, सिल्ट, क्ले उससे मिलके बनता है। एज वी मूव इनलैंड, जैसे हम अंदर बढ़ते जाएंगे रिवर वैली की तरफ, सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो बड़े दिखाई देंगे आपको। ठीक है, बड़े दिखाई देंगे जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे। इन द अपर रीच रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप सॉइल आर कोर्स, यानी छोटे हो जाएंगे जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। ठीक है, जो ग्रेन्स वगैरह बड़ा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अपर में जाओगे, तो वो छोटे मिलने लग जाएंगे। ठीक है, जो ग्रेन्स हैं सॉइल के वो छोटे मिलने लग जाएंगे। सॉइल में क्या क्या चीज़ें कॉमन आती है, जैसे सॉइल आर मोर कॉमन, सॉइल कॉमन कहाँ है, पिडमॉन्ट प्लेन में वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे द्वार हो गया, चौस हो गया, तेराई हो गया ना, ये सब नाम है अलग अलग रीजन के। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन, साइज के बाद हम कंपोनेंट की बात करते हैं कि सॉइल के अंदर अलग अलग तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। एज के आधार पर आप सॉइल को अलग तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हो। ये आपने पढ़ रखा है 9th क्लास के ज्योग्राफी में, आपने पढ़ा हुआ है कि एलुवियल सॉइल जो होता है उसको आप क्लासीफाई करते हो ओल्ड एलुवियम यानी भांगर और न्यू एलुवियम यानी खादर। जो भांगर सॉइल होती है वो उसमें हायर कंसंट्रेशन होता है कंकर का, ठीक है, देन खादर से ज़्यादा कंकर ज़्यादा पाया जाता है भांगर के अंदर। ठीक, इसलिए उसे ओल्ड एलुवियम सॉइल बोला जाता है। दोबारा बता देता हूँ, भांगर में कंकर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है खादर के मुकाबले, और ये मोर फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये फर्टाइल होता है भांगर के द्वारा। खादर जो होता है, ठीक है, बेसिकली खादर जो होगा, नया जो न्यू एलुवियल सॉइल है, वो फाइन पार्टिकल होते हैं और वो फर्टाइल होता है ज़्यादा भांगर से ज़्यादा।
यानी अगर कंपैरिजन आ जाए भांगर और खादर में कौन ज़्यादा फर्टाइल है, तो खादर जो है ज़्यादा फर्टाइल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एल्यूमिनियम सॉइल जो है वो वेरी फर्टाइल होती है, ठीक है, इसलिए मोस्टली सॉइल कंटेन एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटेशियम पाया जाता है, पोटाश पाया जाता है, फॉस्फेरिक पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, जो कि आइडियल होता है शुगर केन की ग्रोथ में, पैडी चावल की ग्रोथ में, वीट की ग्रोथ में, और अदर सीरियल पल्सेज जो होती हैं उनकी ग्रोथ में ये पाया जाता है, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि जहाँ एग्रीकल्चर होता है वहीं ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल से हम क्या समझते हैं, देखो ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की होती है, सबसे बात, इसे रेगर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल आइडियल होती है किसके लिए, कि आप कॉटन की ग्रो कर सकते हो, ठीक है, कॉटन ग्रो कर सकते हो। इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये बिलीव किया जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है और पेरेंट रॉक के साथ वो इम्पोर्टेंट फैक्टर करती है जिससे ब्लैक सॉइल बनता है। यानी इसमें क्या क्या ब्लैक सॉइल के बनने में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहली बात तो पेरेंट रॉक, दूसरी बात क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। इस टाइप की जो सॉइल है वो आपको डेक्कन ट्रैप में मिलेगी, यानी कि बसाल्ट पूरा रीजन है वो, ठीक है। डेक्कन ट्रैप नॉर्थ वेस्ट डेक्कन में आपको मिलता है। प्लेटू जो है आपका, क्योंकि वो जो है लावा से मिलके बना है, इसकी वीडियो बनाऊंगा कि डेक्कन ट्रैप कैसे बना था, तो ये आप देख सकते हो। और जो प्लेटू है महाराष्ट्र सौराष्ट्र है ना, यहाँ पर ही आपको ब्लैक सॉइल, मध्य प्रदेश एरिया में यहाँ आपको ज़्यादा मिलेगी ब्लैक सॉइल, इस वाले एरिया में जो आप देख रहे हो, ठीक है, ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे, जो आप ये वाला जो एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक सॉइल के बारे में और पढ़ लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बताया, छत्तीसगढ़ मैंने बताया यहाँ पे ज़्यादा मिलती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी गोदावरी कृष्णा वैली में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ब्लैक सॉइल का जो एरिया है। ये जो ब्लैक सॉइल है ये बनती है एक्सट्रीम फाइन क्ले मटेरियल से, यानी बहुत छोटे छोटे क्ले मटेरियल होते हैं उससे बनाया जाता है। इसको जाना जाता है कि ये कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। इन एडिशन ये रिच होती है, जो सॉइल के कंटेंट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में रिच है, मैग्नीशियम में रिच है, पोटैश में रिच है और लाइम में रिच है। ये सॉइल जनरली पुअर होती है फॉस्फोरिक कंटेंट में, यानी इसमें कमी देखी जाती है, ठीक है। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग ए हॉट वेदर में, गर्मियों में इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि हेल्प करता है प्रॉपर एरेनेशन ऑफ सॉइल के लिए, ठीक है। जो सॉइल है ये स्टिकी होती है, दीज सॉइल आर स्टिकी। जब वेट और ये डिफ़िकल्ट होता है इस पर कोई काम करना, जब तक आप इस पर कोई टिल ना करो, जब तक आप इस पर हल ना चला दो, तो ये डिफ़िकल्ट होता है इस पर वर्क करना, ठीक है। नेक्स्ट रेड एंड येलो सॉइल पढ़ लेते हैं। ये क्रिस्टलाइज इग्नियस रॉक से बनती है, याद रखना, रेड एंड सॉइल। ये लो रेनफॉल एरिया में पाया जाता है, ईस्टर्न और हम सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू कह सकते हैं। ये जो येलो और रेड सॉइल होता है ये फाउंड होता है कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और सदर्न पार्ट ऑफ गंगा वैली में पाया जाता है, ठीक है। और कुछ वेस्टर्न घाट में भी हमें ये देखने को मिलता है। इसका जो रेडिश कलर है ये इंपॉर्टेंट आ सकता है, वो डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है और मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, ठीक है। तो रेडिश कलर कब कैसे होता है, क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है, क्रिस्टलाइन हो जाता है वो, और मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से ये हमें रेडिश कलर दिखता है, ठीक है। बाकी बात करते हैं लेटराइट सॉइल की बात करते हैं। तो लेटराइट सॉइल में क्या है देख लेते हैं। लेटराइट सॉइल बेसिकली इसका जो वर्ड है लेटराइट वो डराइव होता है लैटिन वर्ड लेटर से, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। तो लेटराइट जो सॉइल होती है वो डेवलप होती है ऐसे एरिया में जहाँ पे हाई टेम्परेचर देखा जाता है, हैवी रेनफॉल होती है। इसके रिजल्ट में इंटेंस लीचिंग होती है हैवी रेनफॉल की वजह से, और ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी सॉइल है वो लो होती है, ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर वो डिकम्पोज बेसिकली होते, जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और हाई टेम्परेचर की वजह से ये डिस्ट्रॉय होते हैं, याद रखना। जो लैट्रिक सॉइल है वो सुटेबल होती है कल्टीवेशन कौन कौन सी चीज़ों करने के लिए, डोजेस ऑफ मेन्योर फर्टिलाइजर, ठीक है। ये जो सॉइल होती है पाई जाती है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरिया, कुछ जो उड़ीसा के हैं, आसाम के जो एरियाज है वहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो यहाँ पे। ये यूज़फुल होती है ग्रोइंग ऑफ टी कॉफ़ी, यहाँ के ग्रो करने के लिए यूज़फुल होती है। एक रेड लैट्रिक सॉइल होती है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला के एरिया में पाई जाती है, जो कि ज़्यादा सुटेबल होती है काजू को उगाने में। तो यहाँ पे देखोगे आप काजू की खेती बहुत प्रोमिनेंट होती है यहाँ पे, ठीक है।
बात करते हैं एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल जो होता है रेड और ब्राउन कलर का होता है। ये जनरली सैंडी होता है, यानी थोड़ा सा रेतीला होता है। सलाइन होता है, यानी नमकीना थोड़ा सा होता है ये सॉइल। कुछ एरिया में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से यहाँ पे हमें एरिड सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, ये ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर की वजह से एवोपोरेशन में ज़्यादा तेज होता है और सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी देखने को मिलती है, इसलिए सॉइल जो होती है एरिड हो जाती है। ठीक है, जो लोअर होरिजन है ठीक है सॉइल का, वो खांकर होता है। खांकर ने ऑक्यूपाई किया है क्योंकि बिकॉज उसके अंदर कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और खांकर जो होता है वो कैल्शियम से मिलकर बनता है, इसलिए इसका लोअर जो हॉरिजन होता है इस सॉइल का, लोअर हॉरिजन मतलब सॉइल के नीचे आप देखोगे तो खांकर मिलता है जो कि कैल्शियम कंटेंट से बनता है। ठीक है, बॉटम में पाया जाता है, जैसे मैंने बता दिया मैंने आपको। इसमें पानी जो है अंदर तक नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें आफ्टर द प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टीवेशन, जब तक इसमें इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर ना हो तब तक इसमें कल्टीवेशन करना मुश्किल है। ठीक है, और ठीक है। ठीक है, बाकी फॉरेस्ट सॉइल क्या कहता है, ये हिली एरियाज में पाया जाता है, माउंटेन एरिया में पाया जाता है। ये फॉरेस्ट सफिशेंट रेन पाता है। ठीक है, इसके जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो वेरी करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट कैसा है वो वेरी करेगा। ठीक है, लोमी और सिल्टी सॉइल वैली एरिया में पाया जाता है। इसके कोर्स ग्रेन होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं और अपर स्लोप में पाते हैं ऊपर की तरफ। स्नो कवर एरिया होते हैं हिमालय में, जो कि सॉइल डिनंडेशन हो जाता है और एसिडिक बना देता है, यानी कि खट्टापन बना देता है। लो ह्यूमस कंटेंट रहता है, कुछ याद रखना फैक्ट। ठीक है, बाकी सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन ये आखिरी टॉपिक है हमारा, बात कर लेते हैं इसके बारे में। सॉइल इरोजन क्या होता है बेसिकली समझ लो, डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर, यानी जब ऊपर की सॉइल हट जाती है, जब एक परत हट जाती है सॉइल की, और वॉशिंग डाउन डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। और जब सॉइल वॉश हो जाए, जब साफ हो जाए या फिर ऊपर की परत उसकी हट जाए, जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये देखो ये गली इरोजन है ना, तो देखो ऊपर ऊपर की परत हट गई है, तो इसी को कहते हैं इरोजन। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन गो साइमल्टेनियसली एंड सिमिलरली देयर द बैलेंस बिटवीन टू, यानी सॉइल बनेगी भी और इरोजन भी होगा, दोनों साथ साथ होगा, यानी बनने का काम भी साथ होगा, इरोजन का काम भी साथ होगा, इसमें बैलेंस रहता है। और कभी कभार देखा गया ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि ह्यूमन अपनी टांग अड़ा देते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी आ जाती है, डिफॉरेस्टेशन आ जाता है, ओवर ग्रेजिंग आ जाती है, कंस्ट्रक्शन वर्क आ जाता है, माइनिंग आ जाता है, जिसकी वजह से ये बैलेंस बिगड़ जाता है। जब जो रनिंग वाटर है वो कट करता है क्ले सॉइल को और एक डीप चैनल बनाता है, तो उसे गली कहते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा है, देखो इतना बड़ा कट कर दिया इसने। ठीक है, तो याद रखना जब रनिंग वाटर कहीं रन कर रहा हो और उसने क्ले सॉइल को और डीप चैनल बना दिया, यानी कट करके बना दिया डीप चैनल, तो उसे गली कहते हैं। यही जो लैंड है वो अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए और इसे बैडलैंड के नाम दिया जाता है। चंबल सबसे बड़े एग्जांपल है। चंबल में जो आप देखोगे रेवराइन है, इस तरीके के बहुत सारे गड्ढे हैं बड़े बड़े, और उसको बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे एक छोटा सा और टॉपिक है कि शीट इरोजन क्या होता है। शीट इरोजन बेसिकली क्या होता है, कभी कभार क्या होता है जो टॉप सॉइल होती है पूरी पूरी वॉश आउट हो जाती है, वॉश हो जाती है, जो ऊपर की सॉइल होती है उसी को शीट इरोजन कहा जाता है। विंड बहुत ब्लो करती है जो सॉइल को लूज कर देती है ऊपर से, और उसको क्या होता है स्लोप लैंड है, जो स्लोपिंग लैंड है उसमें सॉइल हट जाती है, उसको विंड इरोजन कहते हैं, जो हवा के द्वारा इरोजन हो रहा है। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है देखा जाता है कि सॉइल इरोजन इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि जो फार्मिंग के मेथड है उसमें डिफेक्ट है, उसमें कुछ कमियां हैं, प्लोइंग गलत गलत तरीके से आप कर रहे हो, है ना, तो इससे भी आप देख रहे हो कि सॉइल इरोजन देखने को आपको मिलता है। ठीक है, जो प्लोइंग है, जो काउंटर लाइन है, ठीक है, डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर और डाउन द स्लोप, इसे कहते हैं काउंटर प्लोइंग। ठीक है, यानी प्लोइंग क्या करता है कि पानी के फ्लो को कम कर देता है नीचे की तरफ जाने से, तो इसी को हम काउंटर प्लोइंग कहते हैं। ठीक है, ये तरीका है, ये एक तरीका है जिससे आप जो इरोजन है उसे रोक सकते हो। ठीक ठीक, और शेल्टर बेल्ट क्या होता है, ठीक है, जब आप जो ट्री है उसको रो वाइज लगा देते हो, जब आप पेड़ को रो वाइज लगा रहे हो इस तरीके से कि एक ट्री ऐसा, एक ट्री ऐसा, एक ट्री ऐसा, एक ट्री ऐसा, तो इसको बोलते हैं हम कि इसमें आपने शेल्टर बेल्ट बना दिया है। ठीक है, एक शेल्टर बेल्ट बना दिया है, ये भी एक तरीका होता है जिससे इरोजन को रोका जा सकता है। और एक होता है टेरेस फार्मिंग, टेरेस कल्टीवेशन, इससे भी आप रिस्ट्रिक्शन को रोक सकते हो। ठीक है, टेरेस पे आप फार्मिंग कर रहे हो तो इससे इरोजन रुक जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जो कि क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर था। ठीक है,
उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा। ठीक है, मैंने जो ये थोड़ा पार्ट था वो मैंने एनसीईआरटी से कवर कर लिया और बाकी मैंने नोट से बता दिया आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो इस वीडियो के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।